नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए प्रैक्टिस सेट सेशन में। और हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के हिंदी का, और उसी का हम इसमें जो है देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये होगा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, और इसके पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है वीडियो एग्जाम्स के हिंदी का। और ये 19 जो होगा ये भी हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वीडियो एग्जाम्स में, तो इसमें 50 क्वेश्चन टोटल है, तो उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और जो है भरपूर तरीके से, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में आपका मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया है इसमें बताना है इसमें किसको अभिवादन कहा जाएगा। शुभाशीष दिया गया है, आपका स्नेहाकांक्षी, प्रिय पुत्र और पिता पुत्र। इसमें से कौन सा एक अभिवादन के रूप में जो प्रयोग किया था, तो वो शब्द है शुभाशीष। ठीक है, शुभाशीष जो है ये अभिवादन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। दूसरा ऑप्शन है इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है सामान्यतः ये गजट में प्रकाशित होता है। ऑप्शन डी है कि ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। इसमें से कौन सा अधिसूचना के बारे में गलत कथन दिया गया है। तो गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में जो कहा गया है कि इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो ये गलत होता है, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। ठीक है, बाकी और तीनों ऑप्शन जो हैं बी सी डी ये सभी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय पत्र की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं होता। अक्षय पत्र की विशेषताओं की बात करें तो वो सरल सहज भाषा शैली होनी चाहिए। ठीक है, विचारों में सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है, संक्षेप में होना चाहिए, और भीतरी तथ्य की अपूर्णता जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अक्षय पत्र में अपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट इसके अनुसार सही है, क्योंकि हमें नहीं बताना था, तो नहीं में डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं। तो जीभ के मध्य भाग से जो उच्चारण होता है, जो वर्ण, उसको हम कहते हैं मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और वो कौन सा स्वर होता है, तो वो होता है छोटा आ। ठीक है, जो कि जीभ के मध्य भाग से उच्चरित होता है, और ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल स्वर कितने हैं, 13 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि जो दिया गया है इसका शुद्ध रूप से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। बहुव्रीहि शब्द शुद्ध रूप से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है इसमें से। ठीक है, बताना है कि ऑप्शन चारों में जो है सेम ही है। बारात और बसंत का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो बारात जो लिखा जाता है वो जो सी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा है, और बसंत को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बा नहीं लिखते हैं, वाह लिखा जाता है वसंत, और बारात होता है ना कि बारात होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अति प्लस आचार इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ये जो है किस संधि के अंतर्गत आता है, तो ये यड़ सर संधि के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद बताना है, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तत्क्षरण, तत्क्षरण की अगर हम बात करेंगे सही संधि विच्छेद, तो तत् प्लस शरण जो दिया गया है और डी पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, ये किस जो है संधि के, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में समास की अगर हम बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, जहाँ पे जिस शब्द में प्रथम जो होता है शब्द वो क्या हो, संख्यावाचक अगर आ जाए, तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, जो है द्विगु समास हो जाएगा। तो त्रिभुज में जो त्रि आया हुआ है, त्रि यानी कि त्रि क्या है, एक संख्या है, 3 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो वह समास होता है बहुव्रीहि समास की। ठीक है, कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग याद रखिए मूल शब्द के पहले लगता है। तो अतीन्द्रिय में उपसर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है, करेक्ट आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा इनमें से एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह है ईका। ईका जो होता है ये उपसर्ग के रूप में ना प्रयोग करके इसको हम प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो प्रत्यय जो जुड़ता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के बाद में। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तत्सम शब्द बताना है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द होता है। तो तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो वह शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो गोपाल जो है ये तत्सम शब्द है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सफ़ेद जो दिया गया है यह तत्सम शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे तत्सम है। ठीक है, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, अगले प्रश्न बताना है। तो जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाते हैं। तो उनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक यानी कि जहाँ से भाव व्यक्त होता है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो जो है रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, उन्नति, इनमें जो है क्या है एक भाव उत्पन्न होता है इन चारों में। तो आपका आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक देखिए इसमें भाववाचक के अंतर्गत नहीं आता, गंगा भी नहीं आता, सूर्य भी नहीं आता। और इसमें अगर देखा जाए तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास, मिठास तो भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है अमीर, गरीब ये सब भाववाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अमीर, गरीब नहीं, समूह जो है भाववाचक के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें से अगर द्रव्यवाचक की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। सोना जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक मेधावी छात्र, वाक्य में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। इसमें अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वाक्य में निपात शब्द की बात करेंगे। इसमें पूछा गया निपात शब्द कौन सा है। ठीक है, निपात शब्दों की अगर हम बात करें तो इसका प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट यानी कि पिछला हुआ है, इसके पिछले का पिछला यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में, उसमें मैंने निपात के बारे में पूर्ण रूप से बताया है। तो निपात आप लोग वहाँ से उसको देखिएगा तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक है, निपात जो होता है 9 प्रकार का होता है। इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा निपात, तो वो होगा ही शब्द। ही जो होता है वो निपात के अंतर आता है, निपात के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में से क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें से कौन सा क्रिया का भेद इसमें दिया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया का भेद दिया गया है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे वहाँ जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि अव्यय शब्द क्या कौन सा प्रयोग करेगा। तो वो शब्द है वहाँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इसमें से अव्यय शब्द है, इसमें से बताना है। ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इधर, निकट, दायां, तीनों ऑप्शन दिएगा, उपरोक्त सभी चौथे ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, जो उपरोक्त सभी है यानी कि इधर भी अव्यय है, निकट भी अव्यय शब्द होता है और दायां भी अव्यय शब्द होता है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो महाश्वेता की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, महाश्वेता जो होता है सरस्वती का पर्यायवाची। और इसके अन्य अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है सरस्वती हो ही गया, वागीश्वरी। ठीक है, वागीश्वरी भी महाश्वेता का ही पर्यायवाची यानी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। भारती जो होता है ये भी बीड़ा पाड़ी होता है। ठीक है, बीड़ा पाड़ी जो होता है ये भी जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विमला सरस्वती का पर्यायवाची और वागीश सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें ज्ञानदा जो होता है ये भी सरस्वती का पर्यायवाची और हंस वाहिनी सरस्वती जी को ही कहते हैं क्योंकि इनका वाहन जो है वो हंस है, इसलिए इन्हें हंस वाहिनी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ पर्यायवाची हो गए महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द जो सूर्य है इसका पर्यायवाची बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दिनकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची में सूरज होता है, सूरज, रवि, भानु। ठीक है, भानु, दिनकर हो ही गया, दिवाकर, प्रभाकर, दिवाकर, प्रभाकर ये जब सूरज के पर्यायवाची होते हैं। भास्कर होता है सूरज का पर्यायवाची,
सविता सूरज का पर्यायवाची, ठीक है, और दिनेश सूरज के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्तंड जो होता है ये भी सूरज का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से इतने सारे शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास का विलोम क्या होता है? व्यास का विलोम की अगर हम बात करें तो व्यास का विलोम समास होता है। करेक्ट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? इसमें से यवन का वार्धक्य तो ये सही है, इसका विलोम होता है। लोलुप का विलोम संतुष्ट होता है। एकांगी का विलोम सर्वांगीण होता है, लेकिन विश्लेषण का विलोम विवेचन नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे सी पार्ट ही आपका राइट हो जाएगा। जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विलोम सही नहीं है, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण विश्लेषण का विलोम होता है, जबकि यहाँ पे विवेचन दिया गया है। अगला प्रश्न, इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो विषम परिस्थिति, ठीक है, विषम परिस्थिति होती है तो उसी में सहायता करना कठिन होता है लोगों को। तो यहाँ पे आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व पर डैश का बड़ा असर पड़ता है, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे परिधान होगा, ठीक है, परिधान, व्यक्तित्व पर परिधान का बड़ा असर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? अनुसृत शब्द के लिए अगर हम बात करें तो परंपरा से सुना गया, सुना हुआ, उसको अनुसृत कहते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया उसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्यांश? तो उसको हम कहते हैं ऊ ऋण, ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया उसको ऊ ऋण कहा जाता है। सॉरी, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति कौन सी प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहा जाता है सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है, मतलब सदा एक समान। अगला प्रश्न में मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है। मिश्रित वाक्य दिया है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अब इसको हमें साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से सिंपल या सरल वाक्य हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। कुमुद आकर चली गई, अभी एक सरल वाक्य है, इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुमुद आते ही चली गई, ठीक है। ये एक तरीके से इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अब इसमें अगर देखा जाए अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य बताना है, तो मैं शनिवार को जाऊंगा, ये शुद्ध है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ये भी शुद्ध है। गोलियों की बौछार हो रही है, तो ये क्या है? ये भी शुद्ध है, ठीक है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, यहाँ पे गलती की गई, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुस्तक छापने की व्यवस्था करें होना चाहिए, पर का प्रबंध जो है यहाँ पे अनुचित प्रयोग किया गया है, यहाँ पे उचित नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाची का कौन सा उदाहरण? भाववाची के बारे में भी हो चुका है प्रैक्टिस सेट, आप देखिएगा, इसके पिछले वाला प्लेलिस्ट बन गया, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो भाववाच, कर्तवाच और कर्मवाच, ये तीनों को मैंने जो है बढ़िया से समझाया हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा, आपका कभी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। भाववाची की अगर हम बात करें तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब चला जाए, इसमें जो है भाववाची का ये उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का की के ना ने नी, इस ये कि कौन से कारक का परसर्ग होता है? तो ये अगर हम बात करें तो ये संबंध कारक का परसर्ग होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, संबंध कारक, ठीक है। कर्ता ने, इसका ने परसर्ग होता है। संप्रदान के लिए होता है, ठीक है, को या अथवा के लिए, अधिकरण में पर होता है, और बाकी सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक बताना है, कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है इसमें? तो इसमें अगर देखा जाए तो कारण का कारक का प्रयोग, कारक का परसर्ग होता है इससे, और यहाँ पे से जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक अपादान होता है, अपादान से होता है, इसका भी परसर्ग, लेकिन अपादान का जो कारक होता है ये जब प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु, कोई चीज़ जो है स्थिति अलग हो रही हो। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पत्ता जो है पेड़ से अलग होके गिर रहा है, तो यहाँ पे अपादान होके, और सॉरी यहाँ पे अपादान होगा, ना कि कारण, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में ये थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताना है। पानी शब्द के बहुवचन की अगर हम बात करें तो देखिए, पानी का बहुवचन पानी ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्राण का बहुवचन प्राण ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। दर्शन का बहुवचन दर्शन, ये कुछ अपवाद स्वरूप है, दर्शन, प्राण, पानी, तो ये सारे के सारे बहुवचन यही सेम टू सेम रहते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अब इसमें बताना है कि कौन सा काल में ये लिखा गया है।
तो इसमें अगर देखा जाए सामान्य वर्तमान काल में लिखा गया, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें निपात का उदाहरण बताना है, कौन सा इसमें से निपात का उदाहरण है। तो जी नहीं जो लिखा हुआ ये निपात का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर आपका ये पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, तो ये कर देता हूँ, ये गलत है। यहाँ पे कर देना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैशाची बोली से होता है। इसमें से तो अगर देखा जाए तो पंजाबी भाषा जो बोली होती है, पंजाबी बोली, ये अपभ्रंश पैशाची बोली से संबंध है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली को हम एक और नाम से कौरवी नाम से भी जानते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, कौरवी। शरीर एवं आत्मा दोनों स्वतंत्र विकास को रोकती हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद इसको हम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट। तो आपका आंसर इसमें डी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ द फेथ नॉट साइंस, इसका हिंदी अनुवाद बताना है, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है विज्ञान न होकर एक आस्था है। इट इज़ द फेथ नॉट साइंस। ठीक है, तो यानी कि ये एक आस्था है, साइंस नहीं है, यानी ये विज्ञान न होकर आस्था है। करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा और समझा। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।